Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स यानी भौतिकी का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप 100 प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा और जवाब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपका कितना प्रश्न सही होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला आने वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि उत्पन्न की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। मनुष्य को ध्वनि उत्पन्न की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो आपको वहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे परावर्तित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो जानते हैं यहाँ परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है, पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, पायरोमीटर जो है मापता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, उच्च ताप को मापता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, सबसे बड़ी का ही मात्रक है और ये तारों के बीच की दूरी मापता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां ये वास्तव में है, इसका क्या कारण है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश का अपवर्तन। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन रहे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत बोले अगर, ठीक है, ऊपर उठा, आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो प्रकाश का किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है, बिजली हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। कोई भी चीज़ अगर किसी से उठा हुआ प्रतीत बोले, वो ऊपर बोले, तो आपका आंसर प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, एसी को डीसी में बदलता है कौन, रेक्टिफायर बदलता है। ठीक है, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है ना, ट्रांसफार्मर जो है वोल्टता की मात्रा को घटाता और बढ़ाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे रेक्टिफायर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं, टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घटने या बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर सही, 332 मीटर प्रति सेकेंड ही आंसर होगा। ठीक है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो आपका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, 36 से 45 डिग्री का कोण। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इस बात को आपको याद रखना है। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं हम लोग। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, इससे हाइड्रोजन में पूछा है तो आंसर ये हो गया। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब डेसीबल। ठीक है, डेसीबल ध्वनि की तीव्रता। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया।
तो आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, आइजैक न्यूटन ने दिया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है किसके लिए? तो आपको एक बात याद रहना चाहिए कि एसी वोल्टता को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए, मतलब वोल्टता को घटाने बढ़ाने के लिए। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, गैलीलियो ने किया दूरबीन का आविष्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि की चाल सबसे तेज होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में। तो सबसे कम ध्वनि की चाल गैस में होती है। यहाँ ऑप्शन देखें, यहाँ पर ठोस कौन है? तो ठोस निर्वात में तो ध्वनि की चाल होती नहीं है, तो वहाँ पर ठोस कौन है? लकड़ी। तो लकड़ी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, लकड़ी में आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सूर्य अगर उगने से कुछ पहले दिखाई देता है, कुछ देर पहले तक, या डूबने के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, काज का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? दाब बढ़ जाता है। जो दाब बढ़ जाएगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो जल्दी खोलेगा, माने खाना जल्दी बनेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो अभी आपको पहले बताए थे ध्वनि कहाँ नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात में नहीं गुजर सकती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, क्यों चमकता है? तो आपको याद रहना चाहिए कि हीरे का चमकने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो आप जानते हैं कि जब क्रांति कोण का मान जो है अपवर्तन कोण के मान से अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के मान घटना घटता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जो है जगमगाता है, मतलब चमकता है। ठीक है, तो इस बात का आप क्या देखना है, क्रांति कोण यहाँ पे कितना होना चाहिए? 24 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तब जो है हीरा क्या होने लगेगा? चमकने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वाला बात आपको याद रखना है कि कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, क्यों चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कटा हुआ हीरा चमकता है, जगमगाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पे 24 डिग्री आपको याद रखना है। ठीक है, 24 डिग्री जो है यहाँ पे आपको इस बात को याद रखना है, 24 डिग्री वाला कंडीशन। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डायनेमो एक मशीन है जिसका नाम क्या है? तो डायनेमो एक मशीन है जिसका नाम है, आपको याद रहना चाहिए डायनेमो क्या है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो में वो है, वो को बता देंगे ई, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है डायनेमो। परमाणु में प्रोटॉन रहता है, परमाणु में प्रोटॉन रहता है, कहाँ रहता है? तो नाभिक के भीतर रहता है कि बाहर? तो नाभिक के भीतर रहता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति करती है। तो सर्वाधिक तीव्र गति करती है ठोस में, याद रखिएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटके ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि? तो लोहा का गुटका जो है आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा का अच्छा चालक है, सुचालक अच्छा है ना, तो ऊष्मा का अच्छा चालक के कारण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण। फायदोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो फायदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रतिवर्ती धारा
ट्रांसफार्मर से केवल परिवर्तित धारा निकलती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किया चैडविक ने। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो आपको पता मालूम होना चाहिए, नियंत्रित विखंडन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा, अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो आपको पता होना चाहिए कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव के लिए एक मतलब सामान्य घोषित किया है कि लगभग 40 डेसिबल से जो है 75 डेसिबल होना चाहिए। ऐसे 90 डेसिबल के पार होता है तो आदमी जो है पागल हो जाता है ना। तो हम लोग को 40 से 75 के बीच में होना चाहिए समान मनुष्य के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि 40 से 75 के बीच में, क्या ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न से कौन सा है? तो आपका आंसर है एम्पियर, विद्युतधारा का मात्रक एम्पियर। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराएंगे तो क्या होगा बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए सही जवाब? तो आपका जो आंसर होगा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराएंगे तो एक साथ गिराने के बाद क्या होगा? छोटा पत्थर ज़मीन पर पहुंचेगा। आप जानते हैं कि V बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH फार्मूला होता है। तो V बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है, ऊपर से गिराएंगे तो जो U का मान है, U का मान तो शून्य हो जाएगा। U का मान शून्य हो जाएगा तो किस पर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड करेगा हमारा जो है मान V स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा। तो V स्क्वायर प्लस 2GH हो गया, मतलब हमको मान डिपेंड करेगा यहाँ पर जो है जी पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? जी पर, यानी कि द्रव्यमान के पत्थरों के एक भवन के शिखर के एक साथ गिराया जाता है। तो आपका आंसर जो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी होना चाहिए, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस समिति के कारण मुड़ी प्रतीत होती है? आपको पहले बताएं कोई चीज़ अगर प्रतीत बोल देना, अगर उठा हुआ बोल दे अगर, तो प्रकाश का अपवर्तन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्रकाश का अपवर्तन। निम्न में अस्थायी कौन कण है? तो अस्थायी है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो बता दें आपको, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई वाट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाया जाता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस है ना, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। तो आपका इस आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर के द्वारा, रिएक्टर पैमाना के द्वारा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो डी सही जवाब होगा। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषित होती है इसलिए। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला दिखाई के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, नीले रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए प्रकीर्णन इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है तरंगदैर्घ्य जब सबसे कम होने के कारण। ठीक है, नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकीर्णन ज़्यादा होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इस बात को आपको याद रखना है। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, आगे है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या नाम है?
उस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक क्या होगा, तो गलनांक जो है कम होगा, तब जल्दी गलेगा। तो कोई जो है घरेलू विद्युत परिपथ में गल भी जाएगा फ्यूज तार अगर, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका जो करंट पास कर रहा है आई है, उसके बाद यहाँ पे आपका फ्यूज लगा हुआ है और किसी कारण से शॉर्ट लग जाता है तो फ्यूज तार का गलनांक कम रहेगा तो गल जाएगा। उसके बाद घरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गल जाएगा तो सब ठीक रहेगा। अगर नहीं गलेगा तो फ्यूज पूरा घर में सबको ख़त्म कर देगा, है ना। तो इसलिए गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जल्दी गलेगा तभी ना फिर तार टूट जाएगा, यानी कनेक्शन आगे नहीं लाइन आगे करंट आगे पास नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम होगा। फ्यूज का तार का गलनांक कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्यूज का तार का जो टंगाटन का बनता है ना, फ्यूज का तार किसका बनता है, टीन का बनता है, याद रखिएगा टीन का बनता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होती है तो इसकी क्या जो है समान रहती है, तो आवृत्ति समान रहती है। प्रस्रव्य तरंगे की ध्वनि तरंगे है जिनकी आवृत्ति, तो प्रस्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो याद रखिएगा प्रस्रव्य तरंगों का जो आवृत्ति होती है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई वस्तु जो है प्रकाश के पानी में है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, है ना, यानी कि उसको थोड़ा सा मारने के लिए थोड़ा सा जहाँ पे है वहाँ से उसको थोड़ा सा नीचे मारना पड़ेगा हमको, है ना। तो थोड़ा सा नीचे मारना पड़ेगा, मतलब हुआ कि जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन और नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो आपके निम्नलिखित ने पूछा है ना, तो निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे चालक पारा होगा। ऐसे तो चांदी होता है लेकिन हाँ ऑप्शन के आधार पर आपका पारा होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, तो याद रखिएगा एक श्वेत और चिकनी सतह जो होती है ताप के खराब अवशोषक तथा खराब प्रवर्तक होता है, कि ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक होता है, तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। एक ट्रेन जैसी चलना आराम करती है उससे बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण पीछे की ओर झुकना मतलब स्थिर का जड़ात्व। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज किसने किया था, तो आपका खोज मैक्सवेल ने किया था, याद रखिएगा प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज। फाउंड पेन का आविष्कार किसने किया था, तो फाउंड पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, सदिश राशि कहते हैं किसको, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिसमें परिमाण भी हो यानी मात्रा भी हो और दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सदिश राशि कौन है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या सदिश राशि, विस्थापन में देखिए विस्थापन किससे कहते हैं, निश्चित समय में तय किए गए दूरी को विस्थापन कहते हैं, निश्चित समय में। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। उस प्रकार से वेग भी आपका सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। सूर्योदय के समय आसमान का लाल रंग किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का आसमान का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ इस बात को आप याद रखिएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, लाल दिखाई किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी का होता है, सबसे कम किसका होता है प्रकीर्णन, तो लाल रंग का होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन होने के कारण यहाँ पर जो है आपका सूर्योदय जो लाल दिखाई देता है आसमान, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, सूर्योदय सबसे कम होने के कारण प्रकीर्णन। ठीक है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, टेलीविज़न का आविष्कार किया वेयर ने। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसके कारण क्या है, तो पहाड़ों पर पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ता है या पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, तो फैल जाएगा तो ना फट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है
तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या। ऑप्शन सी से जवाब है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो थियोडोर मेमनन किया था। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का पिच जो है निर्भर करता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति पर निर्भर करता है पिच, ठीक है। जिसका पिच ज़्यादा होगा आवृत्ति ज़्यादा होगा, पिच कम आवृत्ति कम होगा, याद रखिएगा। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो वाहनों के अग्रदीपों में परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित प्रक्रिया के दौरान, किस कारण? तो पानी का ठंडा होना, वाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा हो जाता है, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की आप जानते हैं कि वाष्पीकरण कैसे होता है? तो वाष्पीकरण के यहाँ क्या होगा? जैसे कि कोई मान लेते घड़ा है, ठीक है, तो कोई घड़ा है, घड़ा में पानी है और बाहर की जो उष्मा है, बाहर की उष्मा के कारण जो है उस पानी का वाष्पीकरण होगा, और जो अंदर की पानी का जो उष्मा है बाहर तो निकल जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा, इसलिए पानी जो है ठंडा होता है। यानी कि बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा किसके कारण आता है? तो वाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा रहता है, इस बात को आपको याद रखना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन है? युक्ति क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, याद रखिए। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आप जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो आंसर आपका ए सही जवाब हो गया। एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, पवन वेग, ठीक है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटोन जो है प्रकाश का मूलभूत सबसे छोटी इकाई है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का प्रतिरोध पर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दाब पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। चालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? रॉन्टजन ने, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन जो है आपका नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो कब बोला कि उच्चतम ऊर्जा किसमें होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा उच्चतम ऊर्जा किसमें होगा? तो उच्चतम ऊर्जा जो होगा आपका ऑप्शन के अनुसार लाल प्रकाश में नहीं, नीला प्रकाश में होगा, ठीक है। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। सीटी स्कैन में करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरण, याद रखिएगा। सीटी स्कैन एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया के मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष, और अवतल लेंस से दूर करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता हुआ क्या है? ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, रॉन्टजन ने आविष्कार किया था किसका? तो एक्स रे मशीन का आविष्कार किया था। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, कम दिखाई दे प्रतीत हो ऊपर उठा अपवर्तन। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -9 मीटर होता है, और ये 10 का पावर 9 मीटर होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो सेंटीमीटर में बदलिएगा 3 और घट जाएगा तो 2 घट जाएगा 7 हो जाएगा आंसर, यानी 10 पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर बोलेगा तो 10 पावर -9 मीटर, सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 पावर -7 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो मरीचिका का बनना उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मरीचिका बनता है, याद रखिएगा। प्रकाशीय वोल्टेज सेल होता है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल होता है सौर सेल में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है किसने? तो आइंस्टाइन ने दिया है, आइंस्टाइन ने दिया है ना, आइंस्टाइन ने दिया है। किस ताप में पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो होगा अधिकतम कितना पर होता है? तो याद रखिएगा, देखिए ग्राफ दिए आपको बताते हैं इस तरह से। देखिए ग्राफ बनाया, यहाँ पे जो बूंदा दिए हैं यहाँ पे आपका 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है? 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो बढ़ने लगेगा तो शुरुआत में आयतन जो है, शुरुआत में घनत्व जो है कमेगा, उसके बाद बढ़ेगा, ठीक है।
शुरुआत में कमेगा उसके बाद बढ़ेगा। तो अधिकतम बोला है, तो अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सीस्मोग्राफ से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। D2O का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं 94 प्रश्न की ओर। 1 हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा, तो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। और एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक अगर गतिशील है तो ठहरेगा उत्तर दक्षिण दिशा में, हमेशा याद रखिएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विकसित होता है। तो याद रखिएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका विकसित होता है। प्रसरव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो प्रसरव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रसरव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आपका सोनोग्राफी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। हमारा आखिरी प्रश्न है, वायु में प्रकाश की गति होती है, तो वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने भौतिकी का, फिजिक्स का 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात किया। तो आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में हमें कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ और आपको वीडियो कैसा लगा, अपना विचार जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। तो अपना विचार कमेंट्स में हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि हम किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, और आपको कैसा लगा हमें बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।